फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट कम दोस्त चेष्टा कपूर। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 7 का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो इससे पहले मैं इसका पार्ट 1 अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है आज की वीडियो का? द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। It states that as more and more of the variable factor is combined with the fixed factor, a stage must ultimately come when marginal product of the variable factor starts declining. फ्रेंड्स, ये क्या कह रहा है? वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जा रहे हैं एक ही फिक्स फैक्टर पे, जैसे हमने पढ़ा था कि एक ही लैंड पे हम फिक्स फैक्टर बढ़ाते जा रहे हैं, तो जब हम देखिए फिक्स फैक्टर है उसके साथ हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जा रहे हैं, तो जितने ज़्यादा हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाएंगे एक स्टेज ऐसा ज़रूर आएगा जब जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। तो देखिए यहाँ तक सब ठीक था, जब तक हमारा कॉम्बिनेशन सही था, 3 वेरिएबल फैक्टर्स तक हमारा कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है, हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन उसके बाद एक स्टेज आया जब यहाँ पे हमने 4 एक और फैक्टर बढ़ा दिया, इट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, ये 4 से 3 पे आ गया। और जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं हमारी लेबर, हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो वैसे वैसे डाउन जाता जा रहा है। और एक स्टेज ऐसा भी आया जब ये 0 एंड देन नेगेटिव चला गया। यही है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब जब हम इसे पढ़ते हैं वी हैव सम अजम्पशंस। देखिए मैं इसको बिल्कुल एक जैसे हमने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से लिखना होता है, हमारे एग्ज़ाम में ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन आता है, मैंने इसे उसी ऑर्डर में लिखा है। तो अब हम पढ़ेंगे अजम्पशंस ऑफ द लॉ कि इस लॉ की कुछ अजम्पशंस है। वो क्या है? रेशियो इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज्ड, यानी कि जिस फैक्टर में, जिस रेशियो में हमने इन फैक्टर्स को अलग किया है, जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए रेशियो क्या है, मतलब जो हमारा फैक्टर्स है उनका कॉम्बिनेशन क्या है, 1 और 1, फिर 1 के साथ 2, देन 1 3 1 4 1 5। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये चेंज होता रहेगा। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, तभी ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल होगा। इसकी नेक्स्ट एजम्पशन क्या है? यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस, यानी कि जो सभी वेरिएबल फैक्टर्स है वो होमोजीनियस है। अब मान लीजिए जो हमारा 8 आया, यहाँ पे लेबर फैक्टर जो है 8 आया, जब हमने 8 को ऐड किया एक एक्सपर्ट पर्सन निकला, तो हो सकता है मार्जिनल प्रोडक्ट डाउन जाने की जगह अब भी चला जाए। हम ये मान के इस लॉ को अप्लाई करते हैं कि जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं, जो हम वेरिएबल फैक्टर्स, एडिशनल फैक्टर्स लगा रहे हैं, वो सभी होमोजीनियस हैं, एक समान हैं। और इसकी लास्ट अजम्पशन क्या है? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डजंट चेंज। अब देखिए आप अगर टेक्नोलॉजी में चेंज करेंगे, मान लीजिए आपने 9th फैक्टर और इंक्लूड किया और आपने अपनी टेक्नोलॉजी भी चेंज कर दी, तो हो सकता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है कुछ टाइम के लिए वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा। हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो हम टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल सेम है, हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया, वेरिएबल फैक्टर्स सभी होमोजीनियस हैं, और जो कॉम्बिनेशन है दोनों फैक्टर्स के बीच में वो भी चेंज हो सकती है, तभी जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होगा वो एप्लीकेबल होगा। चलिए अब हम इसे एक डायग्राम यानी एक टेबल के थ्रू देखते हैं और इसमें हम एमपी का नेचर भी देखेंगे। तो देखिए हमारे पास फिक्स्ड है, हमारे पास वेरिएबल लैंड और वेरिएबल फैक्टर है हमारे पास लेबर। अब देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? सबसे पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग एमपी जो है वो क्या बता रहा है कि हमें एक इंक्रीजिंग रेट से हमें जो है रिटर्न वापस मिल रहा है। देखिए 2, टोटल प्रोडक्ट 5, एक 9। तो देखिए कितना इंक्रीज़ हो गया, पहले 3 इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद 4 इंक्रीज़ हो गया, तो हमें इंक्रीजिंग रेट से रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद जब एमपी हमारा डिक्लाइन करना शुरू कर दे, देखिए इस स्टेज में 4 3 2 1 0 इट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग एमपी क्या देता है कि हमें डिमिनिशिंग रिटर्न से, यानी कि मिल तो रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा है, बट इट इज़ इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। और लास्ट में जब हमारा एमपी नेगेटिव चला जाता है 0 से -1, वो क्या देता है हमें? नेगेटिव रिटर्न, यानी कि जो अब हमारी प्रोडक्शन है, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो डाउन जा रहा है। अब इसके 3 स्टेजेस हैं, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन जो हम इस लॉ में पढ़ते हैं। वो क्या है? सबसे पहला स्टेज क्या है? जब एमपी इंक्रीज़ कर रहा है, सबसे पहले एमपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, क्योंकि उस टाइम तक जो हमारे
रिसोर्सेज हैं हमने उनका पूरी तरह से यूज़ नहीं किया। तो जैसे जैसे हम उनका यूज़ स्टार्ट करते हैं सो हमें एक बढ़िया टीपी मिलता है, वी गेट मार्जिनल प्रोडक्ट। तो जब वो इंक्रीज़ कर रहा है तो हमें टोटल प्रोडक्ट भी अच्छा मिलता है। सो इट इज़ फर्स्ट स्टेज, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। सेकेंड स्टेज क्या है हमारा, जब एमपी डिक्लाइन करना शुरू कर देता है, व्हेन इट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, उस स्टेज को हम कहते हैं द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। एंड थर्ड स्टेज इज व्हेन एमपी इज नेगेटिव, जब एमपी नेगेटिव में चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। देखते हैं डायग्राम के थ्रू। सो इट इज़ अ डायग्राम, एक ग्राफ है, ग्राफ के थ्रू देखते हैं। इसमें हम देखिए एमपी और टीपी का ये ग्राफ है जो हमें 3 स्टेजेस के बारे में बताएगा। सबसे पहला स्टेज जब एमपी इंक्रीज़ कर रहा है, देखिए एमपी इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे एमपी इंक्रीज़ कर रहा है। तो जब एमपी इंक्रीज़ कर रहा है उस टाइम हमारा जो टीपी है, देखिए टोटल प्रोडक्ट, इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग विद अ इंक्रीजिंग रेट। सो इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, इट इज़ आवर स्टेज 1। सो हमने इन दोनों पॉइंट्स को मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक रफ लाइन, ताकि हम इन तीनों को डिफाइन कर सकें। सो इट इज़ स्टेज 1, इट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न। सेकेंड स्टेज क्या है हमारा, जब एमपी ने डिमिनिश करना शुरू कर दिया, इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। ये यहाँ से था, अभी तक तो ये ऊपर जा रहा था स्टेज 1 में, लेकिन स्टेज 2 आते ही ये कहाँ चला गया, नीचे। और जब ये डिमिनिश करना शुरू करेगा तो जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ तो कर रहा है अभी भी, लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो यहाँ पे ये डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा। और ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेज। और इसके बाद जब एमपी हमारा डाउन चला जाता है, देखिए यहाँ पे एमपी नेगेटिव चला गया, नीचे हमारी वाई एक्सिस होती है नेगेटिव वाली, और पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्लेन आप सब पढ़ चुके हैं। सो अब ये एमपी हमारा नेगेटिव चला गया, और नेगेटिव एमपी के केस में जो टीपी है वो फाइनली डाउन चला गया। सो सबसे पहले ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर डिमिनिशिंग रेट से, फिर डाउन। और स्टेज 1 में एमपी इंक्रीज़ करता है, स्टेज 2 में डिक्रीज़ करता है, और स्टेज 3 में नेगेटिव हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं उस डायग्राम की एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू, एक थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। सो सबसे पहले स्टेज 1 कहाँ है, O to K, जो O से K के बीच का पोर्शन है हमारा। तो चलिए हम इसे एक एग्जांपल के, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मतलब उसी डायग्राम के थ्रू जो हमने पिछले पेज पे पढ़ा था। देखिए स्टेज 1 इज़ बिटवीन O to K, ये O से K तक का हमारा स्टेज 1 है, K to T हमारा स्टेज 2 है, और T के आगे हमारा स्टेज 3 है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑन द कर्व TP इन दिस जोन, ये इस जोन का फर्स्ट स्टेज है, MP इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। इस जोन में, इस स्टेज में जो हमारा TP है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा MP है वो इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड स्टेज में क्या लिखा हुआ है, इज बिटवीन K to T इन दिस जोन MP इज डिक्रीजिंग एंड TP इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। देखिए इसमें क्या हो रहा है, K से T में TP इंक्रीज तो कर रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, और जो हमारा यहाँ पे MP है इट इज़ डिमिनिशिंग, देखिए डाउन जा रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टेज 3। सो स्टेज 3 इज बियॉन्ड पॉइंट T, नाउ TP स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग बिकॉज MP इज नेगेटिव। सो स्टेज 3 में देखिए बियॉन्ड T स्टेज 3 है हमारा, इसमें जो हमारे TP है उसने डिमिनिश करना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा MP है वो नेगेटिव था। तो ये हमारे डायग्राम की एक्सप्लेनेशन थी। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो अब हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, यानी जो स्टेज 1 है, तो जो स्टेज 1 है उसमें हमारा जो MP है वो इंक्रीज़ करता है, और TP जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न, मतलब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, उसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। सो ऐसा क्यों होता है, इसके कॉजेज़ क्या है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर, यानी कि देखिए फर्स्ट स्टेज है, बिल्कुल स्टार्टिंग है, जब हम ज़ीरो आउटपुट थी, हम ज़ीरो वेरिएबल फैक्टर का यूज़ कर रहे थे, एक लैंड है, अभी तक उस पर किसी ने कोई भी हल नहीं चलाया है, किसी ने कोई भी वीट, कुछ भी, कोई भी फसल उस पर ग्रो नहीं किया है। तो जब आप स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेजेस में उस पर यूज़ करना शुरू करेंगे विद अ गुड कॉम्बिनेशन, मतलब आप बेटर कॉम्बिनेशन बनाते जा रहे हैं, जब एक बेटर कोऑर्डिनेशन है दोनों फैक्टर्स के बीच में, सो आप उन रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूज़ कर पाते हैं। और जब आप फिक्स फैक्टर का पूरी तरह से यूज़ करते हैं तो जो हमारा MP है, जो हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करता है, और इसीलिए हमारा TP भी इंक्रीज़ करता है। तो यही हमने यहाँ लिखा हुआ है,
In the initial stages, fixed factor remains underutilized. अभी तक वो underutilized था क्योंकि उसे किसी ने भी यूज नहीं किया था. Hence, initially additional units of the variable factor add more and more to total output or marginal product of the variable factor tends to increase. तो जैसे जैसे हम variable factors increase करते हैं और वो अपने better combination तक पहुंचता है, तब तक जो हमारा marginal product है और total product है वो increase करता है. सेकेंड रीज़न क्या है इसका? इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. यानी कि जब हम लगाते जा रहे वेरिएबल फैक्टर्स तो वो उस रिसोर्स की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है. एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे क्या है हमारा? लेबर. कॉजेज प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ द लेबर दैट रेजेज एफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर. अब मान लीजिए एक लैंड पे पहले एक ही लेबर लगा हुआ था, तो वो बहुत मेहनत करता था सारे लैंड पे. हो सकता है फसल इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन जब 2 लेबर लगे, अब 2 लोग हैं, सेम लैंड पे 2 लोग हो गए, वो काम डिवाइड हो गया, तो काम का डिवीजन भी हो गया, काम इजीली भी हो जाएगा और वो अपने काम को बेटर वे में भी कर पाएंगे. सो इससे क्या होता है, हम रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं और इससे भी जो हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है. और थर्ड पॉइंट क्या है? बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स. अभी मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल फैक्टर्स जब तक हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एमपी तब तक ही इंक्रीज होता है जब तक वो अपने बेस्ट कोऑर्डिनेशन तक पहुंच जाता है. बेस्ट कॉम्बिनेशन तक पहुंचने तक एमपी जो है हमारा इंक्रीज करता है. सो लॉन्ग एज फिक्स फैक्टर रिमेन्स अंडर यूटिलाइज्ड, जब तक जो हमारा फिक्स फैक्टर था वो अंडर यूटिलाइज था, एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर टेंड्स टू इम्प्रूव द डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स. तो जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज कर रहे हैं, जब तक वो अंडर यूटिलाइज था और जब हम उसको यूटिलाइजेशन के स्टेज पर लेके जा रहे हैं, तो इस बीच वो एक अपने बेस्ट कोऑर्डिनेशन तक, बेस्ट फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन तक अचीव होता है और वहाँ तक हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है और मार्जिनल प्रोडक्ट है वो दोनों ही इंक्रीज करते हैं. इसके बाद हमारे आते हैं कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, यानी कि सेकेंड स्टेज में जो हमारा एमपी है वो डिमिनिश करना शुरू कर देता है और जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज तो करता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, एट अ डिमिनिशिंग रेट. सो इसके क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या रीजंस हैं, चलिए पढ़ते हैं. पहला है फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर. इट इज़ द प्रिंसिपल कॉज दैट एक्सप्लेन्स द अकरेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. ये प्रिंसिपल कॉज है डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर का. As more and more units of the variable factor continue to be combined with the fixed factor gets overutilized. अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने बताया था कि एक लैंड पे 2 लोग लग गए, अच्छा चल रहा है, 3 लग गए और काम का डिवीजन हो गया और सब अपने अच्छे से काम कर रहे हैं, 4 तक भी ठीक था. अब ये जो 4 का कॉम्बिनेशन था ये बेस्ट कॉम्बिनेशन था. सो इसके बाद मान लीजिए हमने 5वां और लगा दिया, ज़रूरत नहीं थी पर हमने एक्स्ट्रा में लगा दिया कि चलो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, काम आसान हो जाएगा. उनका काम तो आसान हो सकता है कि हो जाए, लेकिन अब जो है वो उस लैंड का ओवर यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगा. उसके बाद जब हमने 6th और लगा दिया तो वो और ज़्यादा ओवर यूटिलाइज, यानी कि हम एक रिसोर्स को उसकी एफिशिएंसी से ज़्यादा उससे प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, आउटपुट निकाल रहे हैं, हम उसका ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं. ऐसा हो सकता है कि उसकी इससे फर्टिलिटी डिक्रीज कर जाए. सो इन फ्यूचर वो रिसोर्स हमारे लिए ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा. सो इससे भी हमारे जो प्रोडक्शन है उस पर इफेक्ट पड़ता है. सेकेंड है इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूबिलिटी. ये क्या कहता है कि जो हमारे फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर, ये कभी भी एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. लैंड जो है वो अपना काम करेगा और जो वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर अपनी जगह है और वेरिएबल फैक्टर अपनी जगह है. हम इन दोनों को कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. तो अगर हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है हमारा प्रोडक्शन इससे इंक्रीज ही करेगा. और हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, यानी कि हम एक कोऑर्डिनेशन, एक कॉम्बिनेशन तक पहुंचते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स के, जहां तक उसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, जहां पर वो अपनी बेस्ट आउटपुट देता है. उसके बाद जैसे जैसे मतलब बेस्ट आउटपुट देता है का मतलब है कि उसका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है. इसके बाद अगर हम वेरिएबल फैक्टर्स और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, एक लैंड पे अगर सिर्फ 4 लेबर्स की ज़रूरत है और हमने 7 लगा दिए, वो 3 एक्स्ट्रा है वहाँ पे. सो ये जो है कॉम्बिनेशन हमारा बिगड़ गया. हो सकता है वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे, आउटपुट जो है इससे हमारी सही नहीं होगी और जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है
वो भी डिक्रीज करना शुरू कर देता है। सो पुअर कोऑर्डिनेशन जो है फैक्टर्स के बीच में, वो भी एक कोज है डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और इसका बाकी का बचा हुआ पोर्शन। तब तक के लिए अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड फॉर मोर वीडियोस डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।